भारत के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी, हमारे चिरपरिचित, जिनको हमारी ऑडियंसेस बहुत अच्छे से जानती हैं। और आज हमारा जो विषय है वो एक्चुअली बहुत कंटेम्प्रेरी विषय है, पर उसकी जड़ें बहुत पहले से भी जाती हैं। दैट इज़ बॉलीवुड। यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के लोग अक्सर अपने आप को बॉलीवुड कहलाना पसंद नहीं करते, पर बात ये कि बॉलीवुड का एक बहुत ज़्यादा एक हमें देखने को मिला बॉयकॉट, जो आम जनता में बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है, कि जिसकी वजह से दो बड़ी फिल्में, खासकर लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, फ्लॉप साबित करा दी गई। फ्लॉप का मतलब ये, अक्सर जो बॉलीवुड रिलीज़ करता है अपना फिल्म त्योहारों के दौरान करता है, और उन्होंने एक बहुत ही साल का बहुत अच्छा वीकेंड चुना था जिसमें बृहस्पतिवार को फिल्म रिलीज़ की थी, ताकि वो अगले 5 दिन का पूरा बेनिफिट ले सकें छुट्टियों के माहौल का। अक्सर ऐसा होता भी था, दिवाली, ईद, होली या अन्य त्योहारों पर बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा कमाई करती थी। फिल्म अच्छी हो या बुरी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले 3 दिन जो है, जब तक जनता को ये पता चलता है, वर्ड ऑफ माउथ फैलता कि फिल्म ख़राब है या उसके पिटने के आसार हैं, तब तक 3 दिन में, जो कि 4, 4,500, 5,000 स्क्रीन पे फिल्म रिलीज़ करके मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करने का बॉलीवुड का एक मेथड था। पर हुआ इस बार ये कि लाल सिंह चड्ढा को ओपनिंग तक नहीं मिली, क्योंकि उसके पहले 1 महीना पहले से एक बहुत सस्टेनेबल कैंपेन चल रहा था, वो जो स्वतः स्फूर्त था, जो कि जिसके पीछे कोई एजेंसी नहीं, सिर्फ भारत की जनता थी। तो बॉलीवुड का बॉयकॉट हुआ, उसका असर सबने देखा। मेरा पहला सवाल पुष्कर जी से ये है, सर, ये बॉलीवुड का बॉयकॉट क्या ज़रूरी था? यदि हाँ तो क्यों? बॉलीवुड की जगह मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बहिष्कार ज़रूरी शायद इसलिए था कि करीब कई दशकों से ये बराबर देखा जा रहा था कि बम्बई के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस फिल्म बनाते थे जो, और जनता पास आती थी, और क्योंकि भारत की जनता जो है स्वाभाविक रूप से जो है एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसके सिनेमा उसका बेस्ट ऑप्शन होता, तो वो हमारे कह सकते हैं सोशल नॉर्म्स में जो है फिल्म देखना बन गया। तो वो जो है जो कंटेंट पर आ रहा था, या उस कंटेंट के जो कंटेंट दे रहे थे, वो हमारी मूलभूत सेंसिबिलिटी को हर्ट कर रहा था, और जिसका कि हमको एहसास कई दशकों तक नहीं हुआ। तो जब हुआ तो फिर ये जो है टाइम आ गया था कि जहाँ ये बताना आवश्यक था जनता की तरफ से कि हम वो नहीं दिखेंगे जो तुम दिखाना चाहते हो, हम तय करेंगे कि हमें क्या देखना है। तो ये किसका एक पॉइंट, एक पक्ष है बहिष्कार का। बहिष्कार क्यों ज़रूरी था? आपने ये कहा कि हमारी मूलभूत सेंसिबिलिटीज़ को हर्ट किया गया था, क्या कोई उदाहरण है? ये सेंसिबिलिटी का हर्ट करने मतलब ये जो है, जब से अब आज की तारीख में तो बहुत लोग पीछे चले जा रहे हैं जी, लेकिन कम से कम पिछले 2 दशकों से तो ये स्पष्टता देखा जा रहा था कि शनै शनै जो है भारत की हिंदी फिल्मों से भारत गायब हो रहा था। और चाहे वो चरित्र के नाम पे हो, चाहे जो है जीवन शैली के नाम पे हो, या कहानी का प्रस्तुतिकरण हो, ये सब गायब हो रहा था। ये गायब हम होता हुआ देख रहे थे, लेकिन इतने स्लो मोशन में हो रहा था, वो हम उसका एहसास नहीं कर रहे। लेकिन फिर एक समय बदला और इस पर चर्चा होने लगी, कुछ लोगों ने बात शुरू की। उसको लोगों ने शुरू में जो है, जब 6-7 साल पहले इस पर विश्व में बात हुई कि बॉलीवुड क्या हमको जो है दिखाता है, स्पेशली आमिर खान की पीके जब आई है, रिलीज़ हुई है, उसके बाद ये चर्चा हुई कि पहली बार जो है सुपर डुपर हिट थी पीके। भारत की जनता ने खूब देखा भी उसको, लेकिन देखने के बाद जब जो है, जब ठंडे दिमाग से जब कि हम क्या देख कर आए हैं, तो फिर रियलाइज हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने डॉट्स मिलाने चालू किए। फिर पीके ने ही फिर जो है बैकवर्ड जर्नी हम लोगों ने कराई कि पीके के मेकर, पीके के एक्टर, प्रोडक्शन हाउस, उनके साथ जो लोग हैं वो क्या करते रहे, क्या देते रहे। और फिर उसके बाद जो है 2014 के बाद
इसी फिल्म इंडस्ट्री का है कि लोगों का जो है एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में मीडिया द्वारा स्थापित किया जाना, और जो आज की जनता सोच रही है, समझ रही है, उसके विरुद्ध जाकर स्टैंड लेना, जो कि कालांतर में चाहे वो PR एजेंसी के द्वारा किया गया हो, चाहे पैसे भी किया गया हो, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं साहब जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड पे जो है, मैं इसको आप कह सकते हैं कि एंटी मोदी, ठीक है, मोदी जी से इत्तेफाक नहीं कर सकते, नहीं करते हैं और आप, लेकिन वो घृणा के स्तर पर चला गया, और ऐसे चला गया कि उसने इंटरनेशनल पोडियम पे जो है भारत एस सच को हर्ट किया। तो जहाँ पर ये मानसिकता और जहाँ के बौद्धिकता इस पे आकर टिक जाए कि जहाँ पर कि सब समावेश, जहाँ पर हिंदू भारत मुख्य धर्म भारत का हिंदुत्व है, सनातन है, उसको मिलाकर सीधे भारत से जोड़ते हुए हर चीज़ एक दरकिनारे हो आ गई, तब जाकर जो है इतने ये स्वतः पूरत नहीं कहूँगा, ये कई वर्षों के डिस्कशन कई प्लेटफॉर्म पे हुए, उसके बाद हुआ ये। ओके, तो इस पे जो बात इसमें मैं कंटिन्यू कर दूँ, जैसे आपने पीके का उदाहरण दिया, और इसमें फिर ये भी देखा जाने लगा कि आमिर खान पर्टिकुलरली वो क्या उनकी जीवन शैली या उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित जो बातें वो स्वयं बाहर रखते थे और मीडिया के थ्रू बाहर आती थी, जाहिर सी बात है उनका पूरा जीवन कोई नहीं जान सकता है, तो उसमें से ही जो कनेक्ट द डॉट्स किए जाने लगे, फिर वो अंततः शाहरुख खान या अन्य लोगों पर भी गए, और ना सिर्फ इन खान स्टार्स पर, जब बल्कि जो बम्बैया फिल्म इंडस्ट्री है उसकी तमाम स्टार्स और सबकी जीवन शैली पर भी गया। हमारे यहाँ हमारे रोल मॉडल उसको ही माना गया है जो अपने जीवन में भी उसको जीता है, अपने आदर्शों को जीता है, और इसका एक बहुत बड़ा विरोधाभास सोशल मीडिया पर दिखने लगा कि ये फिल्मों में तो कुछ और कहते हैं और जीते कुछ और हैं। जैसे आमिर खान से बार बार फिर ये भी एक बहुत जेन्युइन सवाल लोगों के मन में आने लगा कि आप हिंदू धर्म की सारी कुरीतियों को दिखा रहे हैं पीके में, ना सिर्फ अपनी फिल्मों में आप दिखा रहे हैं, बल्कि उस सनातन के अच्छे पक्ष को आप दंगल में जब आपके पास मौका था आपने वहाँ नहीं दिखाया। सत्यमेव जयते में आपका सारा प्रहार हिंदू सनातन पर ही था, रत्ती भर भी आप अपने समाज पर भी एक आपने उंगली नहीं उठाई थी। प्लस आप व्यक्तिगत जीवन में भी आप बहुत ही ज़्यादा मजहबी हैं, मैं उसको धार्मिक नहीं कहूँगा, धार्मिक हमारा शब्द है, और धर्म और मजहब में बहुत फ़र्क है। धर्म के बहुत अलग मायने हैं, मजहब के बहुत अलग मायने हैं। तो वो पूर्ण रूप से मजहबी हैं, वो क्या कहते हैं, वो मक्का जाते हैं, हज जाते हैं, बाकायदा पाकिस्तान के तारिक ज़मील के साथ उनकी फ़ोटो आती है जो कि तबलीगी जमात के सबसे बड़े उसमें से हैं। खैर, तो अपने मज़हब पर एक सवाल नहीं और हिंदू धर्म पर आपके सवाल पे सवाल, ना सिर्फ सत्यमेव जयते के भी माध्यम से, नॉर्मल टाइम्स में भी, प्लस फिल्मों के माध्यम से भी, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में जब आपसे नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है तब भी आप ये कह रहे हैं कि इस देश में रहना उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है। शायद बहुत अब मैटर ये है, उनकी पत्नियों से लोग पूछें कि वो आमिर खान के साथ क्यों नहीं रह पा रही हैं या क्यों उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, वो एक अलग बहुत ही पर्सनल विषय है। पर व्यक्तिगत जीवन की जहाँ बात आती है, लोग प्रीच करने वालों से, जिनकी ज़्यादा शब्द जिनको इंटेलेक्चुअल माना जाता है, उनसे उम्मीद भी करते हैं कि आप उसको अपने जीवन में उतारिए। और ये हमारे सनातन का रहा है, हमने अपने भगवानों पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे हैं जब उनके जीवन में रत्ती भर भी हमें कहीं ना कहीं कोई समस्या दिखी। ये आम जनता की भावना रही है और ये आज भी रही है। सो बॉलीवुड का एक, अच्छा इसमें सिर्फ आमिर खान नहीं है, पूरा सेकुलरिज्म का, जैसे सर ने कहा कि पिछले 2 दशक में हमने भारत को भारतीय सिनेमा से हटते हुए देखा, उसके वो तमाम उदाहरण हैं। और सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा परोसा जाने लगा, और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली 83 फिल्म आई थी, तो 83 फिल्म थी वर्ल्ड कप के जीत पर, और उसमें लग रहा था, उसमें यहाँ तक प्रदर्शित कर दिया गया कबीर खान द्वारा कि पाकिस्तानियों ने हमें फाइनल में हमारे पहुँचने पर उन्होंने हम पर गोलाबारी नहीं की, क्योंकि ताकि भारतीय सैनिक आराम से क्रिकेट का मैच सुन लें। ये कितना विरोधाभास वाली बात है। जो पाकिस्तान हमारे कितने सैनिकों को मार चुका है, कितनी गोलाबारी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि
क्रिकेट में हमारी भारतीय टीम वहाँ पहुँच गई है, वो फिल्म में दिखाया जा रहा है। इसका सत्यता से कोई जुड़ाव है कि नहीं पता नहीं, खैर ऐसी तमाम फिल्में। और इसलिए इनका सेकुलरिज्म एक बहुत हमें परोसा गया, हमें सिखाया गया। फिल्मों के किरदारों के नाम कबीर, समीर यही होते गए। इससे पहले कि हम जब दशकों में जाते हैं तो हमारी जो जातीयता है कि ब्राह्मण जो है वो बड़ा लालची है, बनिया लालची है, ब्राह्मण शोषण कर रहा है, ठाकुर शोषण कर रहा है, जितने विलेन हैं वो टीका लगा के हैं, ये बहुत विजिबल है। आपने बहुत सारा ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे देखा था। इन बातों के कंटिन्यूएशन में हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि ये बॉलीवुड का जो बॉयकॉट हुआ है, इससे एक फिल्म ध्वस्त हुई है, एक एक्टर का करियर ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गया, कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता, हो सकता है उनको सद्बुद्धि आए, वो कुछ अपना करियर ट्रैक चेंज करें, पर एक को बहुत नुकसान हुआ है। एक बहुत बड़े ब्रांड, बॉलीवुड के ब्रांड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इससे बाकी ब्रांड्स भी डर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान हो, अन्य लोग भी हों। खैर, क्या ये आंशिक सफलता है या ये पहली सीढ़ी है, इसकी आगे भी आवश्यकता है, या और ये कितना सस्टेनेबल है? ये जो हमारी जनता, हिंदू जनता आज की डेट में इसको अपनी एक जीत मान रही है, जो कि वैलिड है, मानना भी चाहिए, ये कितना सस्टेनेबल है? वो हाउ डू यू सी दिस? इसको आप एक पहली सीढ़ी कह लीजिए या अपवाद कह लीजिए जी, ये दोनों ही चीज़ें आज की तारीख में, दोनों ही को मैं कहूँगा। पहली सीढ़ी इन द सेंस ये है कि पहली बार एक कलेक्टिव कॉन्शियस एफर्ट आया जी, और दर्शक नहीं गए देखने। लेकिन दर्शक जो नहीं देखने जाते हैं किसी फिल्म का, जो है जैसे अभी जिस बताया तुमने कि फर्स्ट वीकेंड जो होता है जी, वो डिसाइड करता है, क्योंकि वही ओपनिंग लेता है, इसलिए मैक्सिमम थिएटर पे मैक्सिमम प्रिंट्स उतारते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कलेक्ट रहे। ताकि इसीलिए सुपर हिट पिक्चर का ही माना जाता है कि फ्राइडे को या थर्सडे नाइट को रिलीज़ किया आपने, और बाय द एंड संडे आते आते तीन दिन के अंदर जो है 2500 3000 थिएटर में आप इतना कलेक्ट कर लेते हैं कि आपका बेसिक जो है, जो बजट जो है वो रिकवर हो जाता, पूरा चाहे रिकवर होता ना होगा, लेकिन उस तक पहुंच जाता है, तो फिर ये सस्टेनेबिलिटी दिख जाती है जी। और फिर ये एक ग्रोथ चार्ट होती है कि फ्राइडे को कितनी ओपनिंग रही, फिर सैटरडे को कितनी रही, फिर संडे को कितनी रही, फिर उसके बाद जो है मंडे में कितना ड्रॉप आया। तो ये बेसिकली जो है, ये उसको मैं अपवाद इसलिए कहूँगा कि क्या ये हमेशा होता रहेगा? मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है कि होगा। ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर मैं जैसे मैंने कहा कि फिल्म देखना हमारे यहाँ जो है एक हमारा एक सोशल नॉर्म्स में शामिल है जी। और ये लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि आमिर खान जब हर चीज़ का कोई जब कुछ होता है इस तरह की, तो कारण बहुत से होते हैं, लेकिन प्रतीक एक बन जाता है जी। तो जिस पीरियड में आई वो उस पीरियड में आई जब उससे पहले कुछ साउथ की फिल्म से, साउथ की तो चाहे तेलुगु इंडस्ट्री की पिक्चर हो या कन्नड़ इंडस्ट्री की हो, वो पिक्चरें से उत्तर भारत के लोगों का या हिंदी बोलने वालों के दर्शकों का कोरोना काल खंड में चाहे यूट्यूब के माध्यम से या OTT के प्लेटफॉर्म पे इंट्रोडक्शन हो, यहाँ तक कि टीवी पे भी डब फिल्में आती थी साउथ की। टीवी पे तो हम जैसा हम अपना पर्सनल देखते हैं कि उसके बाद यूट्यूब या OTT मोर, हमारे ऐसे दर्शकों के लिए OTT था, लेकिन बहुत से लोग यूट्यूब में भी देखते थे जी। तो एक कंपैरिजन पहली बार करने को मिला। तो कंपैरिजन में ये है, क्योंकि जो है ऐसा नहीं है कि सारा साउथ में सारी पिक्चर अच्छी होती, वहाँ भाई उतना ही कूड़ा करकट बनता है जितना बॉलीवुड का, बट उनके कंटेंट जो है आपको ओरिजिनल लगते हैं, क्योंकि कई पिक्चर आप साउथ की देखते हैं तो पता लगता है कि उसका ऑलरेडी पहले आप रीमेक देख चुके हैं, ये पता ही नहीं होता आपको जो है। तो बेसिकली फिर ये कि लगता है यार डुप्लीकेट क्या देखना जब ओरिजिनल देख रहे हैं। फिर उस ओरिजिनल में आपको जो है भारतीयता दिखती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वहाँ के जो भी फिल्म है उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो सिम्बॉलिक रूप में हो, चाहे वो आचार में हो, चाहे व्यवहार में हो, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ के भारत में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ये जो है खुले हाथों से आलिंगनबद्ध किया दक्षिण की फिल्मों को, इसलिए कि उनको लगा कि दक्षिण की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे हमारी संस्कृति जो है अभी भी सहेज के दिखाई जा रही है, या हम उससे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 दशकों में हम टोटली अनरिलेटेबल हो गए थे बॉलीवुड से।
जी। क्योंकि बॉलीवुड में भी जितनी पिक्चर बन रही है सब ज़्यादातर कोरियन मूवी, बाहर की पिक्चर, साउथ की पिक्चर, स्पेनिश मूवी, हॉलीवुड उसका लेके जो है बनाया गया। इवन और सबका एक धर्रा बन गया कि मूवी मेकिंग से ज़्यादा प्रोजेक्ट मेकिंग हो गया कि उसमें इतना पैसा लगना है, इतना इतनी रिलीज़ करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वहाँ तक रीच होगा, पैसा निकाल देंगे। तो ये जो है तो कंटेंट मूवी मेकिंग जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। तो साउथ में देखने के बाद आपको लगा कि नहीं मूवी है अभी भी, और अब मूवी अब देखते हैं और आपको जिस भारत की आप कल्पना करते हैं थे वो आपको अभी भी वहाँ जिंदा दिखता है। और सबसे टेक्निकली भी दे आर वेरी सुपीरियर। टेक्निकली आई मीन टेक्निकली गुड तो आज के नहीं थे। टेक्निकली 80s से जो है जब बाबू और ये सब लोग मणिरत्न उस पीरियड जब ला रहे थे तो दे वर ऑलरेडी अहेड। दे वर यूजिंग द फाइनेस्ट लेंसेज, दे वर यूजिंग फाइनेस्ट कैमरा, दे वर डूइंग इवन सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहे थे वो लोग। ऐसा नहीं था, लेकिन सब नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो कॉस्टली चीज होती है। जो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो कर रहे थे और दे डिड ए वंडरफुल जॉब उसके अंदर। हमारे यहाँ जो है कर रहे थे, लेकिन उसी में करने के लिए कर रहे थे, वो स्टोरी का पार्ट नहीं होता। वहाँ स्टोरी अभी भी चल रही थी, वहाँ कहानी लिखी जा रही थी, कहानियों पर फिल्म बन रही थी। और बॉलीवुड के लिए जो है सबसे बेस्ट चीज़ हो गई थी कि दूसरे ने बना कर दे दिया तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको बस उसको जो है या तो फ्रेम दर फ्रेम हमको लेकर परोस देना है, या फिर जो है भारतीय दर्शकों को देखते हुए तो जो माल मसाला डालना है वो करना है। या वो पूरा साउथ का डायरेक्टर ही उठा के उसको उसी से हिंदी में बनवा लिया। ये भी एक वे आउट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस पर मेरा मानना ये है कि साउथ का डायरेक्टर यदि अपनी पूरी साउथ की फिल्म को हिंदी में हिंदी एक्टर लेकर आएगा तो मैं समझता हूँ कि साउथ का डायरेक्टर जो हिंदी नहीं जानता है, जो डायलॉग लिखे जा रहे हैं या जो उसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज का जो ह्यूमर होता है या ओरिजिनल में जो बीच में अनकही होती है वो कैसे इसमें दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात है कि हाउ गुड इज द डायरेक्टर कि वो अपने को अडेप्ट कर सकता है। ये विक्रम वेधा को देखने में पता लगेगा जो आने वाला। तो मेरा मतलब सिर्फ इसके अंदर ये है कि ये पहला कदम है एक तरीके से, और अपवाद भी है। आप जो है सस्ते आप हर बार कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर मानता हूँ कि आप जो कर सकते हैं, बहिष्कार का मतलब ये होता है कि आप एक बड़ी बजट की फिल्म को या किसी फिल्म को जो ओपनिंग मिलनी चाहिए या जो लेते थे वो नहीं मिलती, और यदि पिक्चर अच्छी नहीं है तो फिर जो है पिक्चर उठेगी भी नहीं, बैठ जाएगी। जैसे कि 2018 में ठग ऑफ हिंदुस्तान आई थी। जी। मतलब वो तो आपको मतलब उसको तो आप कह सकते हैं कि एक आज की तारीख में उस फिल्म को हम एक एज एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि इतनी 200-300 करोड़ की बड़ी पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ हो, कटरीना और मतलब दो कोई कहेंगे बिकॉज दे आर द बैंकेबल एक्टर्स इनफैक्ट फिल्म आज लोग देखते हैं। और उसने 52 करोड़ की ओपनिंग ली थी फर्स्ट डे। 52 करोड़ बहुत होता है, वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग्स एवर। लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं थी, टैंक तो उसके बाद टैंक कर गई, फ्लॉप हो गई। तो यही लाल सिंह चड्ढा जो है ये आराम से 40 से लेकर 50 करोड़ का जो है बिजनेस जो है कर सकती थी यदि बहिष्कार नहीं होता। बाद में टैंक करती हूँ, ठीक है जी, या अपना पैसा निकाल लेती। बहिष्कार का ये हुआ कि एक तो बहिष्कार हुआ, फिर पिक्चर की सामने जितनी कमियां थी वो बृहस्पति क्या फ्राइडे को ही आने लगी थी, तो उसके बाद बैठ गई। उसी में जो है रक्षाबंधन बैठ गई। रक्षाबंधन वॉज अ फार बेटर मूवी देन लाल सिंह चड्ढा। कम बजट उसका बजट जो है शायद चड्ढा का शायद 200 करोड़ का था, इसका शायद 50-60 करोड़ का था। लेकिन उसके बाद भी जो है क्योंकि बाइकआउट का माहौल होता, तो बाइकआउट में ऐसा नहीं होता कि जिसको बाइकआउट करना है एक साथ 2 पिक्चर लगी है तो हम एक में जाएंगे एक में नहीं है, बिकॉज उस पिक्चर के लिए जाने के लिए रीज़न होना चाहिए। तो रक्षाबंधन के पास कोई रीज़न नहीं था सिवाय इसके कि रक्षाबंधन की जो राइटर थी वो जो है टारगेट में आ चुकी थी ड्यू टू हर एंटी। नहीं, शी इज़ अ वेरी वोक लिबरल। उनके और भी पुराने कनिका ढिल्लन जी की बात हो रही है। इसका नाम तो मैं जानता ही नहीं था इसको। इसको तो नाम तो जब इसका जो आया कि इसके पुराने ट्वीट सामने और ये रक्षाबंधन करते हैं, रक्षाबंधन के राइटर है, तो रक्षाबंधन गॉट हिट। अब यहीं पे आते हैं हम कार्तिकेय 2 पे।
रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के 1 या 2 दिन बाद रिलीज हुई पिक्चर वो। कार्तिकेय, यस। तेलुगु की मूवी, हिंदी में डब। अब जिसको देखना था कार्तिकेय में ज़्यादातर जो देखने गए थे वो फर्स्ट टाइमर थे। कार्तिकेय 1 मैं नहीं समझता कि जो है जो गई जनता देखने गई थी उसमें हिंदी स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, वो उसमें 10 से लेकर 20% से ज़्यादा उन लोगों ने पहले पुरानी वाली देखी हो। लेकिन मौत टू मौत जो निकला जो आदमी, तो वो आदमी जो आदमी निकल के आया, क्योंकि एक तरफ लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का बहिष्कार था, एक तरफ कार्तिकेय थी। कार्तिकेय में जो हम मिस करते थे बॉलीवुड में, अब मिस करने लगे। जी जी। हम पहले भी मिस हो रहा था लेकिन हमको एहसास नहीं था, तो हमें वो कार्तिकेय में देखती। हाँ। वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई उस पिक्चर की जी, क्योंकि वो पिट रही थी, तो थिएटर के लिए वो थिएटर ओनर या मल्टीप्लेक्स के लिए ये कॉस्टली बिजनेस था, एक फ्लॉप जिसको दर्शक ना मिल रहा उसको चलाए। उसी जगह उन्होंने वो जो वहाँ पे शो कैंसिल हुए या उन्होंने खुद कैंसिल किए और उसके शो बढ़े। यहाँ पे कार्तिकेय 2 एक सिनेमैटिक बात नहीं हो रही, इसमें कोई बात भी नहीं करना चाहता कि कार्तिकेय 2 में आदमी का सिनेमैटिक एंगल नहीं है। हाँ। देखने का जी कि ये जो है अच्छी बनाई है और अच्छी बन सकती थी या इसमें कमी है, इसलिए बात नहीं कर रहा आदमी उसको, कि बेसिकली ये एक जवाब था। उसमें कुछ था द्वारका को लेके, कृष्ण को लेके, उसमें थोड़ी फिलॉसफी भी है, उसको एमलगमेट भी किया है। फिर जिस तरीके से अपने कैमियो के रोल में अनुपम खेर ने श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी को एक बड़े से उसमें एक्सप्लेन किया है, तो दैट वाज टेक अवे ऑफ द फिल्म। ठीक है, दैट वाज वेरी पावरफुल, क्योंकि जिस टेक अवे को हम ले रहे थे वही बॉलीवुड हमको ह्यूमिलेट करता है जी कुछ करते हुए, इसलिए इसको लिया। ये बाद में देखिएगा आप 1 महीने बाद इसमें डिसेक्शन होगा, तो फिर तब कार्तिकेय 1 कार्तिकेय 2 को लेकर बात होगी कि क्या कमी थी क्या नहीं थी, दे कुड हैव गॉन बेटर। तो इसलिए जो है ये नहीं कर सकता। अब इसी के साथ अब आइए आने वाली पिक्चरों पे। विक्रम वेदा। जी, विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन है, सैफ अली खान है। जी, सैफ अली खान भी आउट लिबरल कह सकते हैं और निशाने पर रहे, और सेक्रेड जो उन्होंने OTT का पहला हिंदी वेब सीरीज था सेक्रेड गेम्स, उसके अंदर उन्होंने जो है अनुराग कश्यप के माध्यम से जो है जो सनातनियों का वहाँ पर किया, वो इसीलिए जो है फर्स्ट सीज़न लोग देखा भी, सेकंड सीज़न टैंक कर गई, नहीं चल पाई वो। मैं एक छोटा सा सैफ अली खान के बारे में एक लाइन दूंगा और सैफ अली खान पे एक वीडियो अलग से होगा। ही इज़ द मोस्ट फ्लॉप एक्टर एवर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। 1991-92 में उनका पदार्पण हुआ था फिल्म परंपरा या कोई और फिल्म संजोग या ऐसी फिल्मों के माध्यम से। उनकी पहली हिट फिल्म थी दिल चाहता है, जो सन 2001 में आई थी, जिसमें वो लीड एक्टर भी नहीं थे। और उनकी पहली सोलो हिट फिल्म आई थी हम तुम 2002 या 3 में। हसीना मान जाएगी, नहीं हसीना मान जाएगी हिट नहीं हुई थी, अच्छी फिल्म थी, हिट नहीं थी, सोलो थी। उसने पहली बार दिखा था कि वो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सकते हैं। 10 साल तक लगातार 10 साल तक लगातार वो फ्लॉप फिल्में देते रहे, लगातार देते रहे, फिर भी वो इंडस्ट्री से आउट नहीं हुए। और उसके बाद भी हिट होने के बाद पहली फिल्म फिर सलाम नमस्ते और इस प्रकार की फिल्में वो सोलो करने लगे, उनको मिलने लगी। और खैर वो एक अलग मैटर है कि इंडस्ट्री किसको अपने पास रखती है, वो भी एक स्टार किड की वजह से सस्टेन कर गए। प्लस ऑल्सो कि सैफ अली खान का भी एक हद तक बॉयकॉट होगा, उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि उनका भी जीवन जो है कुछ आमिर खान जैसा ही है, और आउट एंड आउट थोड़ा अपने मज़हब के प्रति ज़्यादा उनका क्या कहें, एक लगाव तो नहीं कहेंगे, उसके प्रति एक कट्टरता है, और दूसरों को डिराइड करने की, दूसरों को कमतर दिखाने की एक उनकी बड़ी वो है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है बड़े पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसा है वैसा है, नवाबों की हिस्ट्री से आते हैं और बड़े जानकार हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो करते हुए पाए गए जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से पहले तो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। खैर, तो सैफ अली खान, और जैसा दादा ने बताया कि विक्रम वेदा में अभी आ रहे हैं, और आगे देखना है कि हाउ विल ही फेयर अप। जो आगे की बात, भविष्य की बात करने से पहले बहुत सारी बातें, 3-4 बातें और भी आई थी कि बॉलीवुड जो है अब एक
पूर्णतः वर्ड ऑफ माउथ पे ही अब डिपेंडेंट हो गया है। जो एक पूर्ण रूप से वो पीआर पे अपना डिपेंडेंसी थी उसकी, कि वो एक बज़ क्रिएट करता था, एक बड़ा वर्ड है कि फिल्म का बज़ कितना है, तो वो इसके लिए वो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते थे। पहले उन्होंने देखा फायर, बैंडिट क्वीन, ये सब फिल्में अपनी कंट्रोवर्सी के मारे चल गई और इनको फ्री प्रेस मिल गया, तो बाद में वो इस प्रकार की बहुत सारी खुद की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने लगे फिल्मों के दौरान। और यहाँ तक कि वीरे दी वेडिंग फिल्म के दौरान करीना कपूर, स्वरा भास्कर और सोनम कपूर जैसे लिबरल लोग 3 महीने पुराने केस, कठुआ रेप केस को ही भुनाने लग गए, क्योंकि अप्रैल में उनकी फिल्म आई थी, और सब तख्ती लेके खड़े हो गए। उसके बाद फिर कभी किसी रियल लाइफ इंसिडेंट में वो नहीं आए, और उससे पहले भी कभी नहीं आए थे। यहाँ तक कि 26/11 जैसा बड़ा घटनाक्रम उनके खुद के घर में मुंबई में हुआ था, उस पर भी उनका कोई शब्द या वक्तव्य नहीं आया था, लेकिन बाद में वो इस प्रकार की रियल लाइफ इंसिडेंट में अपना एजेंडा परोसने लगे, सिर्फ अपनी फिल्म की बज़ क्रिएट करने के लिए। कनिका ढिल्लन वैसे वीरे दी वेडिंग की भी राइटर रही हैं, अनुराग कश्यप कैंप से आती है, मनमर्जिया फिल्म की भी राइटर रही हैं, और उनको जो हमारे महान लिबरल विधि विनोद चोपड़ा, जो कि स्वयं कश्मीरी पंडित होते हुए भी उन्होंने मिशन कश्मीर और शिकारा जैसी कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर मजाक उड़ाने वाली फिल्में बनाई। और कश्मीर फाइल, और उनकी पत्नी अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को तो पूरी तरह बॉयकॉट करने की अकेले अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली थी। तो अनुपमा चोपड़ा ने कनिका ढिल्लन को काफ़ी प्रमोट किया है। ये सब छोटी मोटी बॉलीवुड की खबरें हैं, खैर हमारा ये वीडियो उस विषय पर नहीं है। उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कैसे ये एक नेक्सस है। तो अब पीआर पर निर्भर होने की बजाय लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जीत है, वो फिल्म के फ्लॉप होने, एक्टर के फ्लॉप होने की तो है ही, उस पूरे पीआर तंत्र के फ्लॉप होने की है, जो दर्शकों के, ऑडियंसेस के वर्ड ऑफ माउथ से या उनके अपने स्वतःस्फूर्त बॉयकॉट कैंपेन से ध्वस्त हुआ। अब वो पीआर इंडस्ट्री अब सोचे कि वो किस प्रकार से किसी भी फिल्म के प्रति वो बज़ कैसे क्रिएट कर पाएगी। अब ये आने वाले समय की बात है। और मैं आखिरी सवाल दादा से, चूँकि बात यही हो रही थी कि आने वाले समय में इस बॉयकॉट कैंपेन्स को और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। एक अक्सर हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं एक बड़ी लकीर खींचने वाली बात है। तो हम किसी की बॉयकॉट से लकीर मिटा तो रहे हैं, पर क्या ये ऑडियंसेस अपनी बड़ी लकीर भी खींच रही है अपने लिए, या हमारे मेकर्स एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं अपने लिए दादा? दर्शक तो नहीं खींच सकता है, दर्शक तो जो है देख के और ना देख के जो है भी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन हाँ ये है कि ये बंधन काल है मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ये उनके सोचने का विषय है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, उन्हें क्या चेंजेस लाना है। दर्शकों में चेंज आना था, वो आ गया इस 8 साल में। देखने की दृष्टि बदल गई, पुराना याद करने की आदत आ गई। इसमें जेम्स ऑफ बॉलीवुड एक ट्विटर हैंडल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे हालत में जो है सवाल कई है, और ये सारे जवाब जो है मुंबई की फिल्म नगरी में है। उनके निर्देशक, उनके लेखक, उनको तय करना है कि वो क्या बनाए। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आपकी सो कॉल्ड बायकॉट के है टारगेट में ऋतिक रोशन भी है और सैफ भी है, शाहरुख खान भी है, डंकी आने वाली, पठान आने वाली है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो इसको विक्रम वेदा को ओपनिंग अच्छी मिलेगी, मैं बता दे रहा हूँ जी। अच्छी पिक्चर होगी, हिट होगी, आपके बायकॉट से फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से ओपनिंग पे भी उतना फर्क ना पड़े, क्योंकि बज है, डायरेक्टर वही है जिसने ओरिजिनल बनाई थी। टीज़र जो आया है वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। अब ठीक है, लोगों ने ओरिजिनल, बहुत से लोग तो जिन्होंने बाद में पता लगा कि यूट्यूब में मौजूद है या OTT प्लेटफॉर्म पे विक्रम वेदा, उन्होंने अभी मैंने ही देखी है परसों। गोल्ड माइन फिल्म्स ने को अपना यूट्यूब पे जो हिंदी कंटेंट था विक्रम वेदा का, वो डिलीट करना पड़ा। उनको ऑफर आया फिल्म मेकर्स के द्वारा कि कृपया यूट्यूब पे ओरिजिनल ना देखने दें, हमारी रीमेक आएगी तब देखने दिया जाएगा। तो फिर वही है कि ये अच्छी बनेगी, हटके बनेगी। और यदि विक्रम वेदा में भी स्क्रिप्ट राइटर ने जो है, वैसे लग तो ही रहा है कि एक एक शॉट जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या डायरेक्टर ने केवल एक्टर बदल दिए हैं, बाकी वो रखा है, लेकिन फिर भी राइटर दूसरे होते हैं। यदि उसमें कुछ नहीं दिखाया जी, तो मैं सोचता हूँ कि देयर विल बी नो रीज़न फॉर बॉयकॉट जी।
इफ़ यू आर एन एक्टर वेदर आई लाइक यू और नॉट, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू गिव समथिंग सेंसिबल जी विच सूट माई सेंसेज एंड विच डजंट ऑफेंड मी, तो पिक्चर हिट होगी। जी लाल सिंह चड्ढा इज ए स्टडी केस इन द सेंस कि ऑलरेडी आमिर खान वॉज द लीडर ऑफ द पैक, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट innovative, ahead of his time as far as Hindi film industry is concerned, in work ethics, everything, technology wise also, marketing, he was top of the game. लाल सिंह चड्ढा ने इसीलिए वो जो है एक ऐसे he represented the worst in Bollywood. Same with this Karan Johar also. But Karan Johar is a businessman. वो बाहुबली को भी पुश करते हैं, RRR में भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वहीं पे लाइगर जो है उन्होंने तेलुगु के विजय देवरकोंडा को लिया, मैं तो उसको नाम भी नहीं आता, आई नेवर न्यू कि तेलुगु में है, तेलुगु में बनाई, हिंदी बनाई। ट्रेलर का बज अच्छा था लेकिन वो उसे एरोगेंस ऑफ द स्टार्टअप। तो लाइगर की जो पोजीशन है इट्स अ मिक्स्ड रिव्यू, लोग देखने का है। इट्स टैंक्ड, नहीं, it's not tied in only Hindi, Telugu is it. हाँ तेलुगु इज इट। So what I'm saying that कि जो boycott trend is not it is not all over India. The sensibility hurt North Indian जो हिंदी स्पीकिंग जो थे अपने हिंदी फिल्म की इंडस्ट्री से हर्ट हुए थे। साउथ में ऐसा कुछ नहीं है, साउथ में भी है, सब में खूब कूड़ा बनती हैं, लेकिन उसमें वे जैसे कि आप मकते हैं दही को तो मक्खन निकल आता है, तो उसमें पिक्चर उनकी आती है। और क्या 4 इंडस्ट्री है नहीं उनकी जैसे साउथ की ही बात हो रही है ऑफ कोर्स। हाँ अब हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को, हम एक आखिरी बात करेंगे और ये हमारी बॉलीवुड और फिल्म मेकिंग पे चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी। साउथ की जैसे बात की दादा ने कि एक चीज़ होती है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो जैसे लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गम, चूँकि फॉरेस्ट गम का रीमेक है लाल सिंह चड्ढा, तो फॉरेस्ट गम में एक ये बात सोशल मीडिया पे बहुत आमतौर पे सब लोग जान ही रहे हैं कि एक कैरेक्टर था लेफ्टिनेंट डैन, उसको वो अमेरिकन सेना का ही था जिसको फॉरेस्ट गम बचा के ले आता है, टॉम हैंक्स बचा के ले आता है। बल्कि जबकि लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान एक आर्मी मैन होने के बावजूद एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचा के ले आते हैं। तो ये उन्होंने चेंज तो किया, अडॉप्ट तो किया, पर एक अपना एक छोटा सा चेंज कर दिया। साउथ की फिल्मों में भी जैसे बाहुबली आई थी, बाहुबली 2 आई थी, उसके लेखक थे मनोज, उसके जो डायलॉग राइटर थे, जो हिंदी में डायलॉग्स लिखे गए वो मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए। और चूँकि वो राष्ट्रवादी खेमे के हैं तो वो समझते हैं कि मुझे क्या करना है। कुछ दिन पहले एक और फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उसका एक कारण ये भी बताया जाता है, एक छोटा ऑब्जर्वेशन, कि उसमें उर्दू मिश्रित भाषा ज़्यादा थी, इश्क था, पता नहीं क्या क्या था। तो नहीं यार ये मैं आपसे इस पे टिप्पणी लूँगा क्योंकि मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि अभी साउथ के चोलाज पर एक बहुत भव्य मणिरत्नम द्वारा फिल्म आने वाली है PS1, और बात फिर वही हो रही है कि जैसे ही तमिल से वो बम्बई आती है वो फिल्म, उसकी भाषा वो हिंदी की बजाय उर्दू मिश्रित हो जाती है, और उसमें भी फिर वही सारा एक परोसने की बात होती है कि वो PS1 भी जो है जोधा अकबर के डायलॉग के माध्यम से चली आ रही है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, एक आपकी आखिरी टिप्पणी लेकर हम ये वीडियो करेंगे कि जनता की क्या डिमांड है कि अब सब कुछ हमको अपना ही चाहिए। जनता इतनी परिपक्व नहीं है, बहुत हमारी जनता बहुत ही, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा, हमको लगता है कि लोगों ने उसकी इंटेलेक्चुअलिटी ऑनेस्टी को लेके जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया एक पिक्चर फ्लॉप कराने से। ऐसा कुछ नहीं है। जनता लिव्स ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट उसके कुछ बेसिक्स नियम हुए, यदि उस बेसिक्स को फॉलो नहीं होगा तो शोर बचाने वाले आएंगे, लोगों का ध्यान आकर्षण, पहले ध्यान जिस पे नहीं जाता था अब आ जाता है, बस इतना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और इस नोट पर हमारी ये आज की चर्चा यहीं ख़त्म होती है। बॉलीवुड पे, फिल्म मेकिंग पर, अलग अलग सिनेमा, अलग अलग दौर के अन्य सिनेमा पर भी हमारी और पुष्कर जी की आगे की चर्चाएं रहेंगी, एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड बाय हिज इमेंस नॉलेज अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा, इंग्लिश, विचएवर, रीजनल सिनेमा, और इस पर हम अलग से चर्चाएँ करते रहेंगे फॉर आवर ऑडियंसेस हु लव सिनेमा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें,
और हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो करें, prarabh.in के नाम पर है। इसकी डिटेल्स लिंक में दे दी जाएंगी। थैंक यू।